क्या भारतीय लोकतंत्र में 10वीं अनुसूची यानी कि 10th शेड्यूल अब सिर्फ कागज का एक टुकड़ा बनकर रह गई है? क्या 10 में से 7 सांसदों का एक साथ जाना विलय है या जनादेश के साथ एक बड़ी साजिश? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमिताभ और आज द हिंदू के एडिटोरियल एनालिसिस में हम एनालिसिस करेंगे उस खबर की जिसने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका जो हेडलाइन है गैंग ऑफ 7 यानी कि 7 सांसदों का जो एक गिरोह कह सकते हैं। इसको गैंग तो गिरोह ही होता है, तो ये जो है एक गैंग नाम दिया गया। गैंग जो है वो नेगेटिव होता है, आप जानते ही हैं। स्वागत है आपका आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश विद अमिताभ पर। यहाँ हम न केवल खबरों को समझते हैं बल्कि द हिंदू की मुश्किल जो वोकेबलरी है, जटिल ग्रामर है और जो कॉम्प्रिहेंशन को इतना आसान बनाते हैं कि यूपीएससी, एसएससी और बैंकिंग जैसी परीक्षा की तैयारी करने वाले उनके लिए जो है ये बहुत ही आसान हो जाए। तो आज का जो एडिटोरियल बेहद खास है। हम चर्चा करेंगे कि कैसे आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों ने भाजपा का दामन थाम लिया और कैसे इस एक फैसले ने राज्यसभा के पूरे समीकरण को बदल कर रख दिया है। हम समझेंगे क्या होता है एंटी डिफेक्शन लॉ और क्यों यह अब इम्पॉर्टेंट यानी कि बेअसर होता दिख रहा है। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट की वह अहम टिप्पणी जो पॉलिटिकल पार्टी और लेजिस्लेचर पार्टी के बीच की धुंधली रेखा को साफ करता है। और साथ ही इस आर्टिकल में इस्तेमाल जो हुए हैं कुछ शब्द जैसे कि क्रॉस ऑपर्चुनिज्म और जो कॉन्फ्लिक्टेड जैसे जो पावरफुल शब्द हैं उसका भी सही इस्तेमाल देखेंगे। अगर आप अपनी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और करंट अफेयर्स की गहरी समझ विकसित करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ज़रूर। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का लाइन बाय लाइन एनालिसिस। तो ये जो है पहला है गैंग, मतलब कि गैंग ऑफ 7 मतलब 7 जो सांसद हैं उनका एक गिरोह है। ये मतलब कि आप पार्टी के जो सांसद भाजपा में सम्मिलित हुए हैं उसी के बारे में ये है, ठीक है। और जो आपका ये सब हेडलाइन जो है वो लार्ज स्केल डिफेक्शन, ये डिफेक्शन मतलब होता है दल बदल करना, मतलब कि एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चले जाना, डिफेक्शन होता है। इसका जो वर्ब होता है डिफेक्ट होता है, DEFECT, उसी से डिफेक्शन बना है। तो लार्ज स्केल मतलब बड़े पैमाने पर जो दल बदल की जो घटनाएं हैं उसने जो है रेंडर्ड किया है, मतलब कि बना दिया है 10th शेड्यूल को इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट मतलब बेअसर, शक्तिहीन कर दिया है इसको, ठीक है। तो ये बात हो रही है। चलिए अब मेन इसमें चलते हैं। पहला पैराग्राफ जो है ऑन अप्रैल 24 7 ऑफ आम आदमी पार्टी 10 राज्यसभा मेंबर्स अनाउंस देयर मर्जर विद द भारतीय जनता पार्टी। अप्रैल 24 को क्या हुआ? 7 ऑफ द आम आदमी पार्टीज 10 राज्यसभा मेंबर्स, मतलब आम आदमी पार्टी में कितने हैं? 10 हैं और 10 में से जो है ना 7 जो है वो निकल गए, ठीक है। उन्होंने जो है अनाउंस किया है, क्या किया है? अपने विलय का भारतीय जनता पार्टी के साथ, ठीक है। द राज्यसभा चेयरमैन जो हैं, ठीक है, उसने जो है उनके क्लेम ऑफ मर्जर यानी कि विलय के जो दावे हैं उसको स्वीकार कर लिया है। और इससे जो है ये बढ़कर जो बीजेपी का जो स्ट्रेंथ है अपर हाउस में यानी कि राज्यसभा में वो बढ़कर 113 हो गया है। एंड द कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ द एनडीए का जो है ना, यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का जो कंबाइंड स्ट्रेंथ है, मतलब कि दोनों को मिलाकर, बीजेपी और अन्य पार्टियों को मिलाकर, ये जो है एबव द हाफ वे मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जो है ना वो बहुमत हासिल किया है, यानी कि आधा से ज़्यादा हो गया है। तो आधा से ज़्यादा मतलब होता है क्या? आपने बहुमत हासिल कर लिया ना, तो ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। द एपिसोड हाइलाइट्स, ये जो घटनाक्रम है ये कह सकते हैं, ये जो आपका
ये जो घटनाक्रम जो है या ये जो पूरी घटना है, दोनों कह सकते हैं आप, ये हाईलाइट करता है, उजागर करता है द नेचर ऑफ आपके जो प्रकृति है, आपकी जो असली स्वभाव है, उसको उजागर करता है। द क्रॉस ऑपर्चुनिज्म ऑफ द टर्न कोर्स का मतलब होता है जो अवसरवादी, जो मतलब कि ऐसे लोग होते हैं जो क्या कहेंगे उसको, दल बदलू कहिए उसको, मतलब कि जब उनको कहीं भी ज़्यादा उनका स्वार्थ जहाँ सिद्ध होता है, वो बदल के तुरंत जो है दूसरे तरफ अपने दूसरे पाले में चले जाते हैं, तो उनको टर्न कोर्स कहा जाता है। तो और क्रॉस ऑपर्चुनिज्म का जो मतलब हो गया घोर एक, मतलब कि क्या कहते हैं, अवसरवाद कहिए इसको। द मैसिनेशन जो होता है वो चाल या फिर साजिश कहिए ऑफ द बीजेपी का। एंड द इंस्टीट्यूशनलाइज और संस्थागत तरीके से जो है ना कमज़ोर करना, डिफेंगिंग करना। फैंग किसके पास होता है? फैंग होता है सर्प के पास, सर्प मतलब सांप के पास, और उसके दांत को अगर जो है हटा लिया जाता है तो वो दंतहीन हो जाता है ना, तो उसके पास तो वो ताकत ही खत्म हो जाएगी। तो उसी से जो है ये शब्द बना है डिफेंगिंग। तो डिफेंगिंग कर दिया गया है किस चीज़ को? एंटी डिफेक्शन लॉ को, ठीक है ना, यानी कि दल विरोधी कानून को जो है ना संस्थागत रूप से कमज़ोर किया जाना पर मतलब ये सारी चीज़ों पर जो है ये प्रकाश डालता है ये घटनाक्रम। ऑफ द 7, अब कहा जा रहा है कि 7 में से, मतलब कि ये जो 7 लोग जिन्होंने जो डिफेक्ट किया है, उसमें जो राघव चड्ढा हैं, संदीप पाठक हैं और स्वाति मालीवाल जो हैं, वो आपके हिस्सा थे एक ऑर्गेनिक मैनर में, मतलब स्वाभाविक रूप से वो, ठीक है ना, टू द लिमिटेड एक्सटेंट, एक सीमित हद तक जो है, दैट इट हैड एन आइडेंटिटी, कि इसके पास जो है एक आइडेंटिटी था, एक पहचान थी, बियॉन्ड द विम्स ऑफ इट्स फाउंडर। यानी कि जो कहने का जो ये मतलब है कि जो आपकी जो पूरी पहचान जो है ना, इसके संस्थापक जो हैं अरविंद केजरीवाल की इच्छाओं के इर्द गिर्द सिमटी रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात है कि जो कि ये स्वाभाविक सदस्य थे, ठीक है, तो उस सीमित सीमा तक जो है, जहाँ तक जो है पार्टी की अपनी पहचान इसके संस्थापक अरविंद केजरीवाल की सनक से जो है ना वो परे थी, ठीक है। तो ऑब्वियस है, किसी को भी जो है आप सर्वे सर्वा बना देते हैं किसी भी पार्टी में, तो उनकी तो सनक बढ़ ही जाती है ना, वो फिर डेमोक्रेटिक उसका जो नेचर है वो खत्म हो जाता है। फॉर द अदर 4, अब बोल रहा है ये 3 आदमी तो हो गए, लेकिन अन्य जो 4 हैं उनकी जो एग्जिट है, उनका जो निकलना है वो उतना ही ज़्यादा मतलब कि स्वार्थपूर्ण था, उतना ही ज़्यादा अवसरवादी था, जितना कि उनका जो है आना था आप में, ठीक है ना, एज देयर एंट्रीज इनटू आप वर। मतलब ये जो बाकी बचे जो 4 सांसद थे, उनका पार्टी छोड़ना वैसा ही था जैसे उनका पार्टी में आना, यानी कि वो जो है सिर्फ अपने फायदे के लिए मतलब कि पार्टी में थे और पार्टी से बाहर भी निकले। मिस्टर केजरीवाल जो है वो क्या करते थे? यूज टू का मतलब होता है ना, कोई पास्ट में कोई काम जो आप बार बार करते आ रहे हैं, एक आदत सी होती है, तो उसको आप यूज टू कहते हैं। तो मिस्टर केजरीवाल जो है अतीत में क्या किया करते थे? वो टोंट किया करते थे, मजाक उड़ाया करते थे कांग्रेस का। किस लिए? फॉर लूजिंग इट्स लेजिस्लेटर, उनका जो लेजिस्लेटर जो है वो लूज कर जाते थे, बीजेपी के पाले में उनका लेजिस्लेटर्स चले जाते थे, ठीक है ना, यानी कि जो कांग्रेस के जो विधायक हैं वो भाजपा में जो चले जाते थे इन सेवरल स्टेट्स, कई सारे राज्यों में, ठीक है, तो उसका वो मजाक उड़ाया करते थे। वो किसके रूप में? एज सिम्टोमेटिक ऑफ द इरोजन ऑफ इट्स इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो जो है ना, इसे जो है ना कांग्रेस की नैतिक गिरावट का संकेत मतलब कि बताते थे हुए, ठीक है ना। तो ये एक सिम्टम है, एक संकेत है, एक लक्षण है ऑफ द इरोजन मतलब गिरावट, ऑफ इट्स इथिकल मतलब नैतिक, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जानते ही हैं, क्या कहते हैं उसको, जिम्मेदारी या फिर नैतिक गिरावट कहिए इसको, तो उसका एक संकेत बताते थे, ठीक है ना। तो नैतिक जिम्मेदारी का क्षरण भी कह सकते हैं आप इसको। इथिकल का तो मतलब नैतिक होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी, उसका जो एक क्षरण का ये जो है एक लक्षण है, वो इस बात को वो कहते थे, ठीक है।
बट रिलेंटलेस कैंपेन ऑफ एनार्की, लेकिन उनका जो है ना एक लगातार एक निरंतर जो अभियान चलाया जाता था एनार्की का, अराजकता का, इन परस्यूट ऑफ पावर, यानी कि सत्ता पाने की होड़ में जो लगातार जो हंगामे या अराजकता ने जो है ना वो क्या किया है, एक्सपोज कर दिया ट्रू कैरेक्टर ऑफ आप, ठीक है ना, यानी कि आपके जो असली चेहरा है ना उसको उजागर करके रख दिया, एकदम सामने ला के रख दिया एज अ फार क्राई फ्रॉम इट्स ग्रांड क्लेम्स। यानी कि ये जो है ना, अब ये जो बड़े बड़े जो दावे करते थे ना कि ग्रांड क्लेम्स थे, तो उनके जो बड़े बड़े वादे जो थे उनसे बिल्कुल कोसों दूर है, ठीक है ना, इनके जो ट्रू कैरेक्टर जो है आपका, ठीक है ना। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ इट्स राज्यसभा कॉन्टिजेंट, अब कहा जा रहा है कि डिसइंटीग्रेशन मतलब होता है बिखराव या बिखरना, या आप कह सकते हैं विघटन, ठीक है ना, या टूटना। तो ये डिसइंटीग्रेशन जो है राज्यसभा कॉन्टिजेंट का, यानी कि जो आपका जो आप पार्टी का जो राज्यसभा का जो कॉन्टिजेंट था, जो समूह था, ठीक है ना, जो पार्टी के जो राज्यसभा जो सांसद थे 10 जो थे कॉन्टिजेंट में, वो क्या है, वो जो है कल्मिनेशन है, वो परिणाम है, चरमोत्कर्ष है ऑफ द सिनिसिज्म, निराशावाद का और अपॉर्चुनिज्म का, एक अवसरवाद का, जिस पर आप जो है फली फूली थी, ठीक है ना, ऑन विच आप थ्राइव्ड, ठीक है ना, उसी का ये जो है कल्मिनेशन है, एक चरमोत्कर्ष है, या उसका नतीजा कहिए एक तरीके से, ठीक है ना, मतलब उसी स्वार्थ और अवसरवादी का ये नतीजा जिस पर ये पार्टी फली फूली थी। इम्पोजिंग अ हैवी कॉस्ट, जिसके वजह से क्या हुआ, एक भारी कीमत जो है वो चुकानी पड़ी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को ऑफ इंडिया, ठीक है ना, यानी कि इस सब का नुकसान जो है भारत की जो लोकतांत्रिक संस्थाओं को उठाना पड़ रहा है या चुकानी पड़ी है। इट रिप्ड वॉट इट सोड, यानी कि इसने वही काटा जो इसने बोया था, यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है, जैसा बोया वैसा काटा। चलें आगे। देयर इज नो रीजन, ऐसा कोई भी कारण नहीं है इग्नोर करने का, नज़रअंदाज करने का, किस चीज़ को, द ब्रेजन मिस इंटरप्रिटेशन, ये जो निर्लज या फिर कह सकते हैं बेशर्म तरीके से जो गलत व्याख्या करने का, गलत व्याख्या किस चीज़ का, यहाँ पर देखिए डैश है, डैश के अंदर जो होता है ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन ये जो कंटिन्यूटी जो है इस लाइन का वो यहाँ पर है, ठीक है ना। तो ये जो कह रहा है, पहले तो आप ये समझिए कि दैट इज देयर इज नो रीजन टू इग्नोर द ब्रेजन मिस इंटरप्रिटेशन। एक तो मिस इंटरप्रिटेशन जो हुआ है किस चीज़ का, ऑफ द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का जो 10वां शेड्यूल है, यानी कि अनुसूची जो है, ठीक है, उसका जो मिस इंटरप्रिटेशन हुआ ब्रेजनली, एकदम मतलब कि निर्लजतापूर्ण तरीके से उसको आप मतलब कि इग्नोर करने का कोई रीज़न नहीं है। और यहाँ पर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन किया है इनवॉक्ड, जिसका सहारा लिया गया है ये मिस इंटरप्रिटेशन का, वो किसके द्वारा, गैंग ऑफ 7 के द्वारा, और इसे स्वीकार भी कर लिया गया है चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के द्वारा, ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप। अब फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। विच बार्स, ये जो 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए विच आया है, ठीक है ना, रिलेटिव क्लॉज है, जो रोकता है डिफेक्शन को, यानी कि दल बदल को, ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो चुने हुए जो प्रतिनिधि है उनको, फ्रॉम देयर ओरिजिनल पार्टी, जो मौलिक जो पार्टी है मूल पार्टी से जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का जो डिफेक्शन हो रहा है, यानी कि एक तरीके से उनका दूसरे पार्टी में चला जाना, या आप कह सकते हैं दल बदल करने से जो है वो रोकता है ये 10th शेड्यूल। द मर्जर एक्सेप्शन, लेकिन एक एक्सेप्शन भी है यहाँ पर, एक अपवाद भी है, यानी कि ये जो विलय करने का जो ना एक अपवाद क्या है शेड्यूल में, इस 10th शेड्यूल में, वो स्पष्ट है कि क्या है कि दैट अ पार्टी कैन मर्ज विथ अनदर, कि एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी में तभी मिल सकती है, ठीक है, दैट अ पार्टी कैन मर्ज विथ अनदर सब्जेक्ट टू मतलब बशर्ते, सब्जेक्ट टू द कॉन्करेंस ऑफ 2/3 ऑफ इट्स लेजिस्लेटर्स, ठीक है ना, यानी कि बशर्ते कि उसके 2/3 जो विधायक हैं उसको सहमति दे, कॉन्करेंस दे, सहमति मतलब कॉन्करेंस का मतलब सहमति। 2023 में क्या हुआ, इन 2023 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, एलाबोरेटेड, इसने विस्तार से कहा या विस्तार से बताया कि द लेजिस्लेचर पार्टी
कैनॉट डिक्टेट द कोर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। एक तो लेजिस्लेचर पार्टी होता है, एक पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी जो है, मान लीजिए इसको एक आप उदाहरण के रूप में, जैसे क्रिकेट का टीम जो है, जो 11 जो मतलब खिलाड़ी होते हैं वो एक टीम होती है। लेकिन इसके अलावे जो है ना, क्रिकेट का जो एक बोर्ड होता है उसमें कई सारे यूनिट होते हैं, कई सारे चीज़ होते हैं, जो पूरा मैनेजमेंट होता है उसको ये संभालते हैं। तो वही चीज़ जो है पॉलिटिकल पार्टी, ये एक बड़ा चीज़ होता है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी और लेजिस्लेचर पार्टी, यानी कि लेजिस्लेचर पार्टी जो है ये पॉलिटिकल पार्टी का एक हिस्सा है, न कि खुद वो पॉलिटिकल पार्टी है। तो लेजिस्लेचर पार्टी जो होते हैं उसमें उनके विधायक या फिर उनके सांसद होते हैं। तो वही चीज़ जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पर विस्तार से बताया कि लेजिस्लेचर जो पार्टी होता है, यानी कि जो विधायक दल या सांसद जो हैं वो मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी के भविष्य को या उनको उनके रास्ते या भविष्य को ही कहिए यहाँ पर, उसको तय नहीं कर सकते हैं। उनको एक तरीके से क्या कहेंगे आप, मतलब कि क्या कहेंगे, फैसला नहीं कर सकते उनके भविष्य का जो है ना, वो फैसला नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, उनके मार्ग को निर्देशित नहीं कर सकते हैं। एंड द टू कैनॉट बी कॉन्फ्लिक्टेड। और ये दोनों जो है ना, ये लेजिस्लेचर पार्टी और आपका पॉलिटिकल पार्टी, इसको एक नहीं एक मतलब कि क्या कहेंगे आप, इसको दोनों को ना मिलाया नहीं जा सकता, कॉन्फ्लिक्ट नहीं किया जा सकता, एक जैसा माना नहीं जा सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते हैं इसको। 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर पार्टी, अब कहा जा रहा है कि 2/3 जो है ना मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर पार्टी, अब लेजिस्लेचर पार्टी का ऑफ द ओरिजिनल पार्टी, ठीक है ना, ओरिजिनल पार्टी यानी कि पॉलिटिकल पार्टी हो गया। तो ओरिजिनल पार्टी का जो लेजिस्लेचर पार्टी का 2/3 जो सदस्य हैं मस्ट एक्सेप्ट, उनको करना ही चाहिए स्वीकार विलय को, फॉर इट टू बी वैलिड, इसे वैध होने के लिए, इसे मान्य होने के लिए, अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है आपका, यानी कि दल बदल विरोधी कानून है, उसके तहत जो है विलय को जो है ना वैध या मान्य होने के लिए मूल पार्टी के जो विधानमंडल दल के, यानी कि मूल पार्टी यानी कि जैसे आप है, उसका जो विधानमंडल दल है, यानी कि यहाँ पर 10 जो आपका सांसद है, उसमें से जो है 2/3 सदस्य जो कि 7 ऑलरेडी हैं इन लोग के, उनके विलय को स्वीकार करना चाहिए, ठीक है ना, तभी ये मान्य होगा। टू टर्न दिस अराउंड, टर्न दिस मतलब इसको उलट देना, ठीक है ना, टू टर्न दिस अराउंड, ये देखिए यहाँ पर जो है ना इन्फिनिटिव से शुरू होता है और यहाँ भी इन्फिनिटिव लगा हुआ है, लेकिन बार बार टू नहीं लगा सकते हैं ना। टू टर्न दिस अराउंड एंड आर्ग्यू, और ये तर्क देना कि 2/3 ऑफ अ पार्टी लेजिस्लेटिव मेंबर्स, यानी कि पार्टी का जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स का 2/3 जो सदस्य हैं वो जा सकते हैं अनदर पार्टी में विदाउट अट्रैक्टिंग डिस्क्वालिफिकेशन इज ए स्ट्रेच, बिना डिस्क्वालिफिकेशन का, बिना मतलब कि आप कह सकते हैं बिना किसी सज़ा या बिना किसी अयोग्यता के दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। तो यह जो है ना ये एक स्ट्रेच है, स्ट्रेच मतलब ये अतिशयोक्ति है, मतलब इसको ना उलझा दिया गया है एक तरीके से, इसे कानून को ना तोड़ना मरोड़ना कहा सकते हैं इसको, यानी कि ये कानून को तोड़ना मरोड़ना है, ठीक है ना। एंड इज बीइंग चैलेंज, और इसे जो है ना चुनौती दी जा रही है इन द कोर्ट। ये देखिए पैसिव में है और इसे कंटिन्यूस पैसिव में जिसको कह सकते हैं बाय आप, ठीक है। द कोर्ट्स पास्ट इंटरवेंशन, ये जो पीछे अतीत में जो कोर्ट का जो इंटरवेंशंस हुआ है, यानी कि हस्तक्षेप कह सकते हैं या आप कह सकते हैं इसको, जो फैसले हैं, ठीक है ना, ऑन सिमिलर डेवलपमेंट्स, ठीक है ना, इसी तरह के इसी तरह के घटनाक्रमों में आर लेस देन रीअश्योरिंग, सैडली, ये सैडली जो है ना ये आपका एडवर्ब है जो पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करता है। तो मतलब कहने का मतलब है कि सैडली से मतलब कि दुख की बात यह है कि ऐसे मामलों में जो कोर्ट के पिछले फैसले या कोर्ट का जो पिछले हस्तक्षेप जो है वो बहुत ज़्यादा आश्वस्त करने वाला नहीं है या उम्मीद जगाने वाला नहीं रहा है, ठीक है ना। इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैव बीन अनसीटेड, अब बोल रहा है ना जो चुनी हुई सरकारें जो हैं, ठीक है ना, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स
उन्हें जो है अनसीटेड किया गया है, एक तरीके से आप कह सकते हैं उनको अपदस्थ किया गया है ऑन द बैक ऑफ, मतलब ऑन द बैक ऑफ का मतलब के आधार पर या उसके बल पर या उसके कारण, कुछ भी कर सकते हैं। तो ऑन द बैक ऑफ लार्ज स्केल डिफेक्शन, ठीक है ना, यानी कि बड़े पैमाने पर जो दल बदल हुए हैं उसके आधार पर कई सारी जो सरकारें हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट वो अनसीटेड हुई हैं, ठीक है ना। और मतलब जिससे जो है 10th शेड्यूल जो है उसको इम्पॉर्टेंट बना दिया है इन द रिसेंट पास्ट, मतलब हाल के दिनों में जो 10वीं अनुसूची जो है इससे शक्तिहीन हो गई है या उसे बेकार बना दिया है। दैट द कोर्ट कुड नॉट सेट एनी डेटरेंस, ठीक है ना, डेटरेंस मतलब डर या निवारण कह सकते हैं। यह ये देखिए दैट से शुरू हो रहा है, ये मतलब कि ये पूरे क्लॉज को लेके चलेगा, ठीक है ना। दैट द कोर्ट कुड नॉट सेट एनी डिटरेंस टू दिस ओपन बिट्रेयल ऑफ पॉपुलर मैंडेट, फिर यहाँ पर इज से शुरू है, दैट इज, ठीक है। और दैट जो है ये पूरे के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए आ रहा है। तो दैट द कोर्ट कुड नॉट सेट एनी डेटरेंस टू दिस ओपन बिट्रेयल ऑफ पॉपुलर मैंडेट्स, ठीक है ना। ये जो पॉपुलर मैंडेट्स दिया जाता है लोगों के द्वारा, उसका जो है ना ओपन बिट्रेयल किया जाता है, यानी कि एक तरीके से कहिए कि खुले रूप से जो है ना उसको धोखा दिया जाता है या उसके साथ विश्वासघात किया जाता है। तो उसके लिए जो कोर्ट ने ना अभी तक कोई भी जो है ना डेटरेंस यानी कि कोई भी निवारण या कोई भी डर नहीं पैदा किया है। और यह बात जो है यह पुष्टि होती है, इज बॉर्न आउट पुष्टि होती है बाय द फैक्ट, इस सच्चाई से दैट सच एक्ट्स, इस प्रकार के जो कृत्य हैं आर बीइंग रिपीटेड, वो बार बार दोहराए जा रहे हैं विथ इम्प्यूनिटी, बिना मतलब कि विथ इम्प्यूनिटी मतलब बेधड़क, यानी कि कोई सजा तो मिलती नहीं है इसके लिए, ठीक है ना। तो बेधड़क जो है इसे रिपीट किया जा रहा है, ठीक है। तो आज के इस एडिटोरियल से हमने यह सीखा कि राजनीति में अवसरवाद और कानून की व्याख्या के बीच की जंग कितनी बारीक होती है। हमने देखा कि कैसे ग्रामर के जो छोटे छोटे शब्द जैसे मस्ट और कैन पूरे कानून का मतलब बदल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की लाइन बाय लाइन एनालिसिस और ग्रामर पॉइंट्स ने आपको इस गंभीर मुद्दे को समझने में मदद की होगी। अब आपकी बारी है, आपको क्या लगता है, क्या 2/3 सदस्य या सांसदों का जो है इस तरह पार्टी छोड़ना लोकतंत्र के लिए सही है? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको आज का सेशन मददगार लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूपीएससी, एसएससी या फिर बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक इंग्लिश विद अमिताभ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर सुबह द हिंदू का विश्लेषण सबसे पहले आप तक पहुंचे। कल के सेशन में हम चर्चा करेंगे एक और बड़े आर्थिक मुद्दे पर, तो तैयार रहिएगा। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद अमिताभ आनंद से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। विदा लेने से पहले आपको एक बार वर्ड्स की तरफ लेके चलता हूँ। इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है शक्तिहीन या बेअसर, पावरलेस, वीक या फिर इनइफेक्टिव। एंटो हो जाएगा पावरफुल यानी शक्तिशाली, पोटेंट या फिर स्ट्रॉन्ग। टर्नकोट का मतलब होता है दल बदलू या गद्दार। ट्रेटर इसको कह सकते हैं, डिफेक्टर या फिर रेनिगेड। एंटो हो जाएगा लॉयलिस्ट या फिर फॉलोअर या फिर एडहेरेंट। मैसिनेशन का मतलब होता है साजिशें या चालें। इंट्रिक, प्लॉटिंग फिर स्कीम्स। एंटो हो जाएगा ऑनेस्टी या फिर फ्रैंकनेस या सिंसियरिटी। डिफेंगिंग और शक्तिहीन कर देना। डिसआर्मिंग, वेकनिंग या फिर न्यूट्रलाइजिंग। एंटो हो जाएगा एम्पावरिंग, स्ट्रेंथनिंग या फिर आर्मिंग। विम्स का मतलब सनक या मनमोजीपन। इम्पल्स, कैप्रिस या फिर फैंसी। एंटो हो जाएगा लॉजिक, कंसिस्टेंसी या प्लान। सिनिसिज्म का मतलब निराशावाद या स्वार्थ भी कह सकते हैं। स्केप्टिसिज्म, डिस्ट्रस्ट या पैसिमिज्म। एंटो हो जाएगा ऑप्टिमिज्म, ट्रस्ट या फिर बिलीफ। ब्रेजन का मतलब निर्लज या बेशर्म, शेमलेस, बोल्ड या ऑडेशियस। एंड हो जाएगा शाय, मॉडेस्ट या हम्बल। कॉन्फ्लिक्ट में मिला देना या एक करना, मर्ज, ब्लैंड या कंबाइन। एंड हो जाएगा सेपरेट, डिवाइड या फिर डिस्टिंग्विश। डेटरेंस का मतलब होता है निवारण या डर, प्रिवेंशन, डिस्करेजमेंट या ऑब्स्टिकल। एंड हो जाएगा इंकरेजमेंट, इंसेंटिव या कैटलिस्ट। इम्प्यूनिटी, सजा से मुक्ति या बेदरक कोई चीज़ करते रहते हैं जिसमें कोई आपको डर नहीं रहता है कानून का, तो उसको इम्प्यूनिटी कहते हैं। तो इम्यूनिटी,
एग्जेम्पशन या फिर फ्रीडम, इसका एंट हो जाएगा अकाउंटेबिलिटी, लाइबिलिटी, फिर पनिशमेंट। आगे है रिलेंटलेस मतलब निरंतर, परसिस्टेंट, इंसेसेंट या फिर अनयील्डिंग, एंट हो जाएगा इंटरमीडिएट, यील्डिंग या फिर वीक। डिसइंटीग्रेशन मतलब विघटन या बिखराव, ब्रेकडाउन, फ्रेगमेंटेशन या फिर डीके, एंट हो जाएगा यूनियन, इंटीग्रेशन या फिर असेंबली। कल्मिनेशन में चरमोत्कर्ष या परिणाम, पीक, पिनाकल या क्लाइमैक्स, एंड हो जाएगा बिगिनिंग, स्टार्ट या बेस। सिम्टोमेटिक लक्षण संबंधी हो गया, इंडिकेटिव, सजेस्टिव या फिर सिंबॉलिक, एंड हो जाएगा अटिपिकल, अनरिलेटेड, फिर अनयूजुअल। इरोजन में क्षरण होना या धीरे धीरे कम होना, डिक्लाइन, वीकनिंग या फिर वाटरिंग अवे, एंटो हो जाएगा ग्रोथ, स्ट्रेंथनिंग या फिर बिल्डअप। कॉन्करेंस में सहमति, एग्रीमेंट, कंसेंट या फिर हार्मनी, एंटो हो जाएगा डिसएग्रीमेंट, कॉन्फ्लिक्ट या फिर डिसेंट। अनसीटेड का मतलब अपदस्थ करना, डिथ्रोन्ड, रिमूव्ड या फिर ओवरथ्रोन, एंटो हो जाएगा इंस्टॉल्ड, अपॉइंटेड, इलेक्टेड। ऑर्गेनिक का मतलब स्वाभाविक या मौलिक कह सकते हैं, नेचुरल या इनेट या फंडामेंटल, एंड हो जाएगा आर्टिफिशियल, फोर्स्ड या फिर एक्सटर्नल। कॉन्टिजेंट मतलब ग्रुप होता है, बॉडी होता है, डेलीगेशन, एंड हो जाएगा इंडिविजुअल, सिंगल या फिर यूनिट। इडियम फ्रेज भी देख लेते हैं। पहला है फार क्राई फ्रॉम, मतलब बहुत दूर होना, कोशों दूर होना। द रियलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट जो है वो कोशों दूर था, जो लीडर्स ने प्रॉमिस किया था उससे कोशों दूर था। रीप व्हाट यू सो, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि जैसे बोओगे वैसे काटोगे भैया। इफ़ यू डोंट स्टडी नाउ यू विल फेल लेटर, रिमेंबर यू रीप व्हाट यू सो, याद रखना जो बोओगे वही काटोगे भी, ठीक है। ऑन द बैक ऑफ मतलब किसी के आधार पर, के सहारे या परिणाम स्वरूप। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ा था ऑन द बैक ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल सेल्स, जो स्ट्रॉन्ग मजबूत अंतर्राष्ट्रीय बिक्री के सहारे या उसके इसमें जो है वो बढ़ा था। विथ इम्प्यूनिटी मतलब बेधड़क कह सकते हैं, बिना किसी सजा के डर के। इन मेनी केसेस जो है पावरफुल पीपल ब्रेक द लॉ विथ इम्प्यूनिटी, ठीक है, यानी कि बिना मतलब कि ताकतवर बिना किसी सजा के डर के कानून तोड़ते हैं। स्ट्रेच मतलब खींचतान या कानून को तोड़ना मरोड़ना कह सकते हैं, या अतिशयोक्ति भी कह सकते हैं। ये कहना कि दैट ही इज़ द बेस्ट प्लेयर इन हिस्ट्री इज़ अ बीट ऑफ अ स्ट्रेच, ये एक प्रकार का अतिशयोक्ति है या बढ़ा चढ़ा कर कहना है। बॉर्न आउट में पुष्टि करना, साबित करना। हिज थ्योरी वॉज बॉर्न आउट बाय द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से जो है ना वो पुष्ट हो गया है, या ठीक है। तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मैं हूं अमिताभ, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।